सो जब ईरान और यूएस का झगड़ा इंडियन ओशन तक आ पहुंचता है और जहां पर यूएस ईरान की एक वॉरशिप नाम आयरिश डेना उसे इंडियन ओशन में डुबा देता है, और जब ये खबर सभी को पता चलती है कि यूएसए ने ईरान के एक वॉरशिप के साथ ये किया है, वो भी इंडियन ओशन के पास, तब ये बात भी उठने लगती है कि इंडिया के होते हुए कि यूएस कैसे किसी के जहाज को इंडियन ओशन में डुबा सकता है। यहाँ पर इंडिया को कोई एक्शन लेना चाहिए था, कोई वार्निंग इशू करनी चाहिए थी, इन दोनों को थ्रेटन करना था, वगैरह वगैरह बातें अभी के समय लोगों के द्वारा डिस्कस की जा रही है। और ये बात भी सही है, यूएसए कैसे किसी कंट्री के पास आकर किसी दूसरे की शिप को डुबा सकता है? किसने कहा है ऐसी मनमानी करने के लिए? ये इंडिया का ओशन है, इस पर सिर्फ हमारा रूल चलना चाहिए। ये बात इंडिया ने कैसे सह ली? क्या इंडिया वीक है? सो ऐसी बातें अभी के समय चल रही है और जहाँ पर इंडिया को ट्रोल किया जा रहा है। पर इसी की ही दूसरी साइड अगर इंडिया ने ये स्टांस रखा है तब इसके पीछे कोई रीजन होगा, कोई लॉ होगा, कोई इंटरनेशनल रूल होगा। तो चलिए उन चीजों को ही समझने की कोशिश करते हैं। सो बात ये होती है ईरान की आयरिश डेना इंडियन ओशन में इंडिया के द्वारा बुलाए गए मिलन एक्सरसाइज 2026 में शामिल होती है। और ये इवेंट ठीक खत्म होने के बाद ईरान और यूएस की वॉर स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ इजराइल और यूएस और दूसरी तरफ ईरान, ऐसे करके ये वॉर चल रही होती है। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें दाग रहे होते हैं। वही यूएसए जो आयरिश डेना नाम की वॉरशिप थी ईरान की, उसे मौका देखकर इंडियन ओशन में डुबा देता है। और जहाँ से इस डिबेट की शुरुआत होती है कि क्यों इंडिया ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, जो वॉरशिप एक गेस्ट की तरह थी उसे सेफ्टी प्रोवाइड क्यों नहीं की गई, वगैरह वगैरह। सो रूल्स के अकॉर्डिंग वाटर बॉर्डर्स होती है, जैसे कि किसी भी कंट्रीज की वाटर बॉडी में कुछ बॉर्डर्स होती है, कुछ जोन्स होते हैं। इंडिया से 22 किलोमीटर तक जो मार्किंग कहलाती है उसे टेरिटोरियल सी कहते हैं। ये इंडिया की सोवरेन बॉर्डर कहलाती है। ये लीगली इंडिया का पार्ट होता है। इंडिया यहाँ की सभी चीजों को कंट्रोल करता है और अगर चाहे किसी एनिमी शिप के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले सकता है। और यहाँ पर किसी दूसरे कंट्री को ये कहलाने का हक नहीं बनता कि इंडिया ने ये किया और इंडिया ने वो किया। उसके बाद आता है कंटिजेंस जोन, जो कि 22 किलोमीटर के आगे और 44 किलोमीटर तक फैला रहता है। अब यहाँ पर इंडियन मिलिट्री का अधिकार खत्म हो जाता है। ये इंडिया की सोवरेन वाटर बॉडी नहीं कहलाती है। यहाँ से होकर फॉरेन कंट्री की वॉरशिप पास हो सकती है। हाँ, पर यहाँ पर इंडिया वहाँ से आने जाने वाले माल पर कस्टम इम्पोज कर सकता है। इमिग्रेशन जैसे रूल्स यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर इंडिया टैक्स इम्पोज कर सकता है, पर मिलिट्री का रोल यहाँ पर खत्म हो जाता है। और ये बात हर एक कंट्री को लागू होती है, यानी कि चाइना से 22 किलोमीटर आगे इंडिया अपनी वॉरशिप पास करवा सकता है। फिर आती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये फैली होती है 44 किलोमीटर से 370 किलोमीटर तक। अब यहाँ के सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर इंडिया कंट्रोल रखता है। मिलिट्री का रोल तो हमने देखा वो 22 किलोमीटर तक ही लिमिटेड था। और ये जो एरिया होता है ये सोवरेन वाटर बॉडी के अंडर नहीं आता। यहाँ पर कोई भी कंट्री आके मिलिट्री एक्सरसाइज कर सकती है, नेवल एक्सरसाइज कर सकती है, सर्विलांस कर सकती है, और अगर चाहे तो कोई दो और कंट्रीज यहाँ पर आकर झगड़ भी सकती है। पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया कंट्रोल करता है। यहाँ पर कोई दूसरी कंट्री आके इस जोन में आने वाले नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, फिशिंग इंडिया के परमिशन के बगैर एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। और इस तरीके की 3 मार्किंग होती है दुनिया के हर एक कंट्री के पास, और ये हमने कंट्रीज के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तौर पर कर रखा है। इसके लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं और इस पर कुछ रूल्स लिखे गए हैं, जैसे कि किसी पर कब एक्शन लेना है, कब न्यूट्रल रहना है, वगैरह वगैरह। वो सारी बातें उस रूल बुक में लिखी गई है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 से लागू है, उनमें इन वाटर बॉर्डर्स का मेंशन किया गया है। और न्यूट्रलिटी के बारे में एक अलग से रूल बुक है जिसे हेग कन्वेंशन भी कहा जाता है। और उसमें ये कहा गया है कि न्यूट्रल स्टेट अपनी 22 किलोमीटर की वाटर बॉडीज में किसी दूसरे कंट्रीज को अलाउड नहीं कर सकता कि वो यहाँ पर फाइट करे। और अगर इसके बियॉन्ड कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ इलीगल एक्टिविटी को छोड़कर, जैसे कि 2 कंट्रीज आपस में भिड़ पड़ी, उस समय वो चीजें इंडिया के सोवरेनिटी के बाहर आती है। हालांकि इंडिया एक्शन ले सकता है, पर ये इंडिया के लॉ के बाहर आता है। ठीक वैसे ही जैसे रास्ते पर 2 लोग झगड़ रहे हैं, पर क्योंकि वो रास्ता आपके घर के सामने से होते हुए जाता है और आप उस पर तब तक एक्शन नहीं ले सकते जब तक कि वे दोनों झगड़ा करते हुए आपके टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं। और अगर आप रास्ते पर जाके उन दोनों के साथ झगड़ने लगते हैं, तब आप पर वही एक्शन लिया जा सकता है जहाँ पर इन दोनों पर पुलिस एक्शन लेने वाली थी या फिर ले सकती है। अब आते हैं इस ईरान वाले मैटर पर। सो ये जो इंसिडेंट हुआ था वो श्रीलंका के पास हुआ था, ना कि इंडिया के, और वो भी 22 किलोमीटर आगे कहीं पर हुआ था, अराउंड 80 किलोमीटर के आसपास, जो कि श्रीलंका की सोवरेन वाटर बॉडी नहीं कहलाती, जहाँ से होकर आयरिश डेना शायद ईरान की तरफ जा रही थी और जहाँ पर यूएस के एक सबमरीन उस वॉरशिप को डुबा देती है। सो इंडिया का वैसे भी इस पर केस नहीं बनता। सो ये श्रीलंका के भी वाटर बॉडी की दूर की बात है, एक ऐसी जगह जहाँ पर श्रीलंकन नेवी भी कंट्रोल नहीं करती है। और ऐसे में अगर केस बनता भी है तब ये केस श्रीलंका, ईरान और यूएस के बीच बनता है। इंडिया का इसमें कोई काम नहीं है और ना ही इस पर कोई इंडिया को एक्शन लेना चाहिए। हाँ, अगर इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर कहीं पर भी होती है तब इंडियन नेवी यहाँ पर लीगली एंटर हो सकती है। हमने देखा है कि ओमान के पास भी इंडियन नेवी ने कई बार इलीगल एक्टिविटी को रोका है। चाइना कई बार अपनी स्पाई शिप्स लेकर इंडियन ओशन में बैठा रहता है, पर क्योंकि वो इंडिया की सोवरेन वाटर बॉडी को क्रॉस नहीं करता है, तब भी हमें उन पर कोई भी एक्शन लेने का अधिकार नहीं बनता है। ये बात यूएसए के ऊपर भी लागू होती है। हालांकि इनफॉर्मली यूएसए इन बॉर्डर्स को मानता है, पर उन्होंने
ने इस यूएन क्लॉज को साइन नहीं कर रखा है जैसे बाकी सारी कंट्रीज ने कर रखा है। उनके हिसाब से ये बॉर्डर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। वही इंडिया कंट्रीज के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलता है और इन बॉर्डर्स को ऑफिशियली मानता है।